नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। 6:55 और शुरू होता है खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड। आपके लिए हर खबर आपके पसंदीदा अंदाज में बेहद कम समय में, हर खबर पूरी खबर बिग एंड बोल्ड। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग बिग एंड बोल्ड खबरें। बिग एंड बोल्ड की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। आज नई संसद में इतिहास लिखा गया। देश भर में क्या कुछ हुआ, पूरी खबर डिटेल के साथ आपको दिखाएंगे। आतंक के खिलाफ भारत का बेखौफ स्टैंड, खालिस्तानी गैंग का कैसे बजाया गया बैंड, ये पूरी खबर एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ आपके सामने होगी। उसके बाद बात चीन के खिलाफ ताइवान की तैयारी की, जिसके बाहुबली से चीन में खलबली मची हुई है। वजह क्या है चीन में खलबली की, मैं दिखाऊंगा आप। और आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको नींद से दिक्कत है तो क्यों सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि कम नींद आपको गंभीर रूप से बहुत बीमार कर सकती। तो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में महिला अपराध कम नहीं हो रहा है। छात्र से छेड़खानी की घटना के बाद अब महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया। जब कुछ महिलाएं खंड विकास अधिकारी से मिलने के लिए जहांगीरगंज कार्यालय पहुंची तो दबंगों ने ऑफिस में घुसकर उन पर हमला किया। मारपीट का सीसीटीवी सामने आया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक महिला अधिकारी के केबिन में बैठी है। उसी वक्त दबंग ऑफिस में घुसते हैं, जिन्हें पीछे से एक दूसरी महिला ने रोकने की कोशिश की, लेकिन दबंगों ने दोनों महिलाओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब महिला ने टेबल के पीछे छिपकर जान बचाने की कोशिश की तो बदमाश ने उसे कुर्सी फेंका, उसको मारने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि महिलाएं केयरटेकर हैं और अधिकारी से शिकायत करने पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान प्रधान के पति कुछ गुंडों के साथ वहां पहुंचा और मारपीट करनी शुरू कर दी। महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन दबंगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो बड़ी खबर पंजाब के संगरूर से, जहां दर्जन भर से ज्यादा बदमाशों ने एक ढाबे पर हमला बोल दिया। देखते देखते पूरे ढाबे को तहस नहस कर दिया। इस दौरान न सिर्फ ढाबे में तोड़फोड़ की गई, वो तस्वीर दिखाऊंगा आपको, बल्कि मारपीट भी की गई ढाबा कर्मचारियों के साथ। मारपीट की और तोड़फोड़ की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सभी बदमाश बाइक से ढाबे पर पहुंचे थे और पहुंचते ही पहले कर्मचारियों से मारपीट की, फिर ढाबे में घूम घूम कर तोड़फोड़ की। वारदात के वक्त ढाबे का मालिक मौजूद नहीं था। ऐसे में बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के चलते एक बदमाश को भागते वक्त दबोच लिया। उधर कनाडा से आतंकी संगठन खालिस्तान के ऑपरेट करने का एक और सबूत सामने आया। पंजाब के मोगा में दिनदाड़े कांग्रेस नेता बलजिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या की गई और इस हत्याकांड का एक फुटेज सामने आ चुका है। हमलावर बलजिंदर सिंह के घर में घुसते हैं और बलजिंदर सिंह पर पिस्तौल तान देते हैं। जब तक बलजिंदर सिंह कुछ समझ पाते, हमलावर ने गोलियां दागी और मौके से फरार हो गया। घायल बलजिंदर सिंह को जब तक अस्पताल ले जाते उनकी मौत हो चुकी थी। कांग्रेस नेता की हत्या करने के बाद दोनों संदिग्ध हमलावर बाइक से फरार हो गए, जिनका सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा। इस हत्या की जिम्मेदारी आतंकी गैंगस्टर अर्श डल्ला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर ली है। अर्श डल्ला खालिस्तानी संगठन का आतंकी है और फिलहाल कनाडा से ऑपरेट कर रहा है। तो वहीं पंजाब पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर हत्यारों की तलाश में जुटी है। तो सबसे पहले सवाल ये कि अर्श डल्ला है कौन, तो आपको बिग एंड बोल्ड में जवाब। इस बारे में जरा जानिए कि डल्ला ने भारत में फिरौती और वसूली का रैकेट चलाया। पंजाब में आरडीएक्स, आईईडी, AK-47 जैसी और ड्रग्स को भी सप्लाई किया। निज्जर की मदद से पूरे पंजाब में उसने नेटवर्क बनाया। डल्ला आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का बेहद करीबी है। खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी KTF को ऑपरेट करता है और इस वक्त कनाडा में बैठा है, वहीं से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन तार पाकिस्तान से जुड़े बताए जाते हैं। डल्ला के खिलाफ मई 2019 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका था। भारत सरकार डल्ला को आतंकवादी घोषित कर चुकी है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA आतंकवादी अर्शदीप डल्ला की सरगर्मी से तलाश कर रही। तो दूसरी तरफ खालिस्तानी आतंकी कनाडा से ऑपरेट कर भारत में आतंक फैला रहे हैं, तो वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री उन्हें अपना नागरिक बताकर भारत पर आरोप लगा, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो के झूठ पर पलटवार करते हुए भारत ने उसके राजनयिक को 5 दिन के भीतर नई दिल्ली को छोड़ने का फरमान सुना दिया। भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर को बुलाया, जमकर फटकार लगाई। ये नजारा उस वक्त दिखा जब कनाडा के हाई कमिश्नर विदेश मंत्रालय से महज 3 से 4 मिनट के भीतर बाहर आए तो बौखलाए हुए थे। पत्रकारों ने सवाल पूछा तो सवालों का बिना कोई जवाब दिए धक्का मार के झटके से गाड़ी का दरवाजा बंद किया और आगे बढ़ गए। गुस्से में कार का दरवाजा पटकते हुए तस्वीर आपको दिखाई। चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि 4 मिनट में बैंड बजा दी गई। आपको बता दें कि 19 जून को कनाडा में गैंग वॉर में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कनाडा सरकार ने भारत पर आरोप लगाए और एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया। उसी का जवाब भारत ने दिया और भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए कनाडा की उच्चायुक्त को तलब किया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ADDA कार्यालय में अचानक आग लग गई।
मामले की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। ऐसे में आग पर काबू पाने के लिए पानागढ़ और रानीगंज समेत अंडाल हवाई अड्डे से भी अतिरिक्त मदद मंगानी पड़ी। आग का अंदाजा इस बात से लगाइए कि मौके पर जिले के सभी अधिकारी पहुंच गए। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अभी नुकसान का अनुमान लगाया नहीं जा सका, लेकिन सरकारी ऑफिस में रखे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज खाक हो गए। इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर आग कैसे लगी। तो वहीं झारखंड के गिरिडीह में उस वक्त हाहाकार मच गया जब एक साथ 5 बच्चियां तालाब की गहराई में डूबने लगी। इस दौरान बच्चों की आवाज सुनकर तालाब किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई और कई लोगों ने डूब रही बच्चों को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। देर से मदद मिलने की वजह से 5 बच्चियां तालाब में डूब चुकी थीं, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका और आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में 4 बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक बच्ची का गंभीर हालात में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि 10 से 17 साल की सभी बच्चियां कर्मा पूजा के लिए तालाब से मिट्टी लाने गई थीं। इस दौरान वो गहराई में पहुंच गई और बड़ा हादसा हो गया। तो सितंबर में आधा हिंदुस्तान आसमानी आफत की मार झेल रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर गुजरात तक हाहाकार है। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सैलाब का कहर देखने को मिला। जब आज सुबह हुई बारिश के बाद ऊना में स्वां नदी उफान पर आ गई। सबसे ज्यादा तबाही थुसाड़ा और करलूही में देखने को मिली, जहां अचानक आए पानी से कई किसान खेतों में ही फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सैलाब में फंसे कुछ किसानों को रस्सी और ट्यूब की मदद से रेस्क्यू किया गया। वहीं गुजरात में नर्मदा नदी के उफान पर आने के बाद सरदार सरोवर बांध से 18 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद भरूच में बिन बरसात बाढ़ आ गई। वहां के पॉश इलाकों में पानी ने कब्जा कर लिया। सड़कों से लेकर घरों तक सिर्फ पानी ही नजर आया, जिसकी वजह से लोगों की आफत बढ़ गई और लाखों का नुकसान झेलना पड़ा। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक चंबल नदी में उफान है। ऐसे में कोटा बैराज से 2.68 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बैराज में 19 में से 12 गेट खोल दिए गए। पानी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। नदी किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश की झाबुआ में तबाही के बाद बर्बादी के निशान नजर आने लगे। तालाब फूटने के बाद बहे 12 लोगों में से 9 के शव बरामद कर लिए गए, बाकी 3 की तलाश जारी है। ओडिशा के पारादीप में अचानक आई बाढ़ के पानी में कार बह गई। गनीमत रही कि कुछ ही दूरी पर कार झाड़ियों में फंस गई, जिसके बाद कार में फंसे 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। दूसरी भी बड़ी खबर यह कि साउथ अफ्रीका के केप टाउन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां समुद्र की लहरों ने जमकर तबाही मचाई। ये वीडियो केप टाउन के समुद्र के किनारे बने एक रिजॉर्ट का है। वहां खड़े शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड किया, इसमें समुद्र से ऊंची लहरें उसे नजर आई। इससे पहले के लोग कुछ समझ पाते, समुद्र का पानी किनारों को तोड़ता हुआ रिजॉर्ट में घुस गया। लगा जैसे सुनामी आ गई। लोगों में चीख पुकार मच गई और चंद सेकंड में वो सैलाब अपने साथ वहां का सामान बहाकर वापस ले जाते। तो पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में यात्रियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हुई। वहां बारिश के बीच कोटकपुरा हाईवे से गुजरते वक्त ये बस एक नदी में गिरी। हादसे में 8 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग बुरी तरह से घायल हुए। हादसे की खबर मिलते ही वहां पुलिस की टीम पहुंची और बस को नदी से निकालने के लिए तुरंत 2 क्रेन मंगवाई। इस दौरान लोगों को भारी भीड़ जुट गई। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। काफी देर की कोशिशों के बाद बस को नदी से निकाला जा सका। इसी में बड़ी खबर यह है कि बिहार के गोपालगंज में शराब की तस्करी के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कि एक महिला शामिल है। आरोप यह कि ये दोनों लोग एक गाड़ी के जरिए शराब की तस्करी कर रहे थे। जो तस्वीरें सामने आई उसमें गाड़ी की डिग्गी शराब की बोतलों से भरी हुई। इतनी शराब की बोतलें देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए, मगर इतने पर बात खत्म नहीं हुई। जब गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला गया तो वहां की शराब की सैकड़ों बोतलें रखी थी। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद वहां शराब तस्करी की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आपको नारी शक्ति वंदन 24 का अभिनंदन। पूरी खबर, लेकिन उससे पहले देखिए दिल्ली एनसीआर में किसके ठिकानों पर पड़े इनकम टैक्स के छापे। दिल्ली एनसीआर में कई बिल्डरों के ठिकानों पर आज भी इनकम टैक्स ने छापेमारी की। इनकम टैक्स ने छापेमारी के दौरान 4 करोड़ रुपए कैश और बड़ी संख्या में ज्वेलरी बरामद की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और गुरुग्राम बेस्ड इस बिल्डर पर 400 करोड़ रुपए टैक्स चोरी का आरोप है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डर ने गुरुग्राम, सोना और पानीपत में नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए। दिल्ली के GK2 समेत गुरुग्राम और उसके आसपास के करीब 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई। नूह हिंसा मामले में गिरफ्तार फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान इंजीनियर को कोर्ट से झटका लगा। सीजेएम कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। करीब 20 मिनट तक दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस हुई। नूह हिंसा मामले में अब तक 60 FIR दर्ज की गई। 330 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ 11 FIR दर्ज की गई है।
अनंतनाग जिले के कोकेरनाग में सेना ने 2 और आतंकवादियों को मार गिराया। इसमें लश्कर तैयबा का आतंकवादी उजैर खान शामिल है। कोकरनाग में हुई मुठभेड़ में 13 सितंबर को देश के 3 वीर सपूत शहीद हो गए थे। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली। बताया जा रहा है कि इस हमले में 10 लाख के इनामी आतंकी उजैर का हाथ है। तो आज से नए संसद भवन में कामकाज शिफ्ट हो चुका है। पीएम मोदी सभी सांसदों के साथ पुरानी संसद से नई संसद तक पैदल मार्च करके पहुंचे। वहीं नई संसद के पहले दिन ऐतिहासिक बिल पेश किया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पेश किया। इस बिल को सोमवार को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी थी। अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि इस बिल के कानून बनते ही लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। पीएम मोदी ने सभी दलों से समर्थन की अपील की। बिल पेश होने के बाद देश भर में महिलाओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मिठाई बांट करके शुभकामनाएं दी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सनातन धर्म के अपमान से जुड़े विवाद पर इंडी गठबंधन और कांग्रेस पर एक बार फिर हमला बोला। शिवराज सिंह चौहान ने इस बार सीधा सोनिया गांधी से जवाब मांगा। शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी से पूछा कि मैडम सोनिया गांधी जी जवाब दीजिए, लोग कह रहे हैं कि सनातन डेंगू और मलेरिया है, कब तक सनातन धर्म का अपमान आप करवाओगे। शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैडम सोनिया गांधी जी आपका गठबंधन आग से ना खेले, हम सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं, जो सनातन का अपमान करेगा उसको जनता जवाब देगी। तो ताइवान का बाहुबली लेकिन चीन में खलबली आगे दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले देखिए सीएम योगी ने किसके खिलाफ जंग छेड़ दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कुपोषण के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कुपोषण किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है। जैसे इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों को रोका गया, ठीक वैसे ही कुपोषण को खत्म करने के लिए काम करना होगा। सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। उत्तराखंड विधानसभा सीट द्वारहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का एक वीडियो जमकर वायरल है। वीडियो में विधायक इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक को धमकाते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो निदेशक के पति ने बताया, इसमें वो बीजेपी और सीएम धामी को गाली देते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बिहार होमगार्ड के डीजी शोभा अहोतकर एक बार फिर विवादों में हैं। उनके खिलाफ होमगार्ड में तैनात एक महिला डीआईजी ने त्राहिमाम संदेश पत्र भेजा है। 13 पन्नों के इस लेटर में शोभा अहोतकर पर दुर्व्यवहार और प्रताड़ना का आरोप लगाया गया। चिट्ठी में डीआईजी ने परिवार को जान से खतरे की बात कही। ये पत्र बिहार सरकार के तमाम अधिकारियों को भेजा गया। देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई से लेकर दिल्ली तक लाखों भक्तों ने अपने घर पर गणपति को विराजमान किया। मुंबई में बड़े फिल्म स्टारों ने भी गणपति बप्पा विराजमान हुए। उनके घर पर 10 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के लिए मुंबई समेत पूरे उत्तर भारत में तैयारी जोरों पर है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कि आपको नींद सही से नहीं आती है तो ये खबर सिर्फ आपके लिए बेहद अहम खबर, क्योंकि रिसर्चर्स कहते हैं कि नींद का पूरा ना होना हमारे दिमाग को काफी नुकसान पहुंचाता है। इससे न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जैसे अल्जाइमर का खतरा हो सकता है। स्टडी में सामने आया कि हमारे दिमाग में एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है जिसका नींद लेवल पूरा नहीं होने से कम हो जाता है। नींद की कमी से ब्रेन की मेमोरी हब को नुकसान पहुंचता है और इसी वजह से न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं, यानी कि मानसिक बीमारियां होती हैं। ये पूरी रिसर्च चूहों पर की गई, जिसमें कहा गया कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद मानव शरीर के लिए बेहद जरूरी है। अल्जाइमर एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें ब्रेन सिकुड़ने लगता है, न्यूरॉन्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, भूलने की बीमारी होती है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, मरीज के बर्ताव में बदलाव होने लगता है और नींद पूरी नहीं होने से स्ट्रेस और मानसिक बीमारियों का खतरा होता है। बदन दर्द, अकड़न और थकावट शरीर में महसूस होती है, याददाश्त कमजोर होती है। और आइए आपको दिखाते हैं क्विक फाइट। बात समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की। कहा जा रहा है कि आजम उनके मददगारों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद आजम के सबसे बड़े राजदार के चेहरे से नकाब हटने वाला है। तो क्या आजम की मुंह बोली बेटी सिर्फ मोहरा भर और असली खिलाड़ी आजम का शहजादा है? आखिर क्या वजह है कि इनकम टैक्स से लेकर के जीएसटी टीम के छापे आजम के इस शहजादे से जुड़े आरोप लोगों के ठिकानों पर हो रहे हैं कि जांच एजेंसीज के टारगेट पर अब आजम खान का एक शहजादा आ चुका है। आजम के शहजादे के पास ऐसा कौन सा सबूत है जिसकी तलाश हो रही है? पूरी खबर इस रिपोर्ट में।
घर पर नॉन स्टॉप छापे, शोरूम से लेकर रिजॉर्ट पर रेड, हर ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन और जांच एजेंसियों के टारगेट पर मददगार से लेकर रिश्तेदार तक। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के साथ क्या हो रहा है, ये सबको पता है। आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के बारे में भी बताएंगे कि उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन उससे पहले आजम खान के बड़े बेटे अदीब की शख्सियत को जान लेना जरूरी है। आजम खान के घर 3 दिन तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे चले, सर्च ऑपरेशन चला। आजम की मुंह बोली बेटी एकता कौशिक के गाजियाबाद वाले घर पर आईटी टीम ने रेड डाली और मुरादाबाद में आजम खान के समधी हाजी रिजवान खान की एक्सपोर्ट फैक्ट्री पर जीएसटी टीम ने छापा मारा। इन तीनों जगहों पर छापे की बड़ी वजह आजम खान के बड़े बेटे अदीब खान को माना जा रहा है। आजम खान इन कंपनी के घर से लेकर ठिकानों पर हुई रेड की एक बड़ी वजह अदीब को क्यों माना जा रहा है वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जहां जहां और जिन जिन के यहां छापे मारे गए उनसे आजम के बेटे अदीब का क्या कनेक्शन है। सबसे पहले बात एकता कौशिक की, जिसे आजम खान अपनी मुंह बोली बेटी बताते हैं, और फिर बात आजम खान के समधी हाजी रिजवान खान की, जो आजम के बड़े बेटे यानी अदीब के ससुर हैं। एकता के गाजियाबाद के घर पर 68 घंटे आईटी टीम की रेड चली। अदीब आजम खान के घर पर इसी दौरान 60 घंटे तक रेड चली थी, लेकिन इन दोनों जगह रेड खत्म होने के 2 दिन बाद अदीब के ससुर रिजवान खान की फैक्ट्री पर जीएसटी की टीम ने छापा मार दिया। यहाँ करीब 5 घंटे तक जीएसटी की टीम के छापे चले। अभी क्योंकि 3 दिन तक आजम खान के यहाँ रामपुर में रेड पड़ी है, चर्चाओं में पूरा मामला रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति भी गर्म रही है। अब देखते क्योंकि आजम खान के रेड तो बंद हो गई है, लेकिन अभी उनके रिश्तेदारों के यहाँ रेड चालू हो गई है। आजम खान के बाद उनके समधी यानी अदीब के ससुर की बारी क्यों आ गई वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि मुरादाबाद के रामपुर रोड पर भैंसिया गांव स्थित हाजी रिजवान की एक्सपोर्ट फैक्ट्री में जीएसटी टीम पहुंची तो क्या हुआ। किस डिपार्टमेंट से हैं आप? सेल टैक्स है। सेल टैक्स है, ठीक है। कितनी टीमें आई हैं? एक ही टीम है। अच्छा, मुरादाबाद से हैं या रीजन से कहीं? मुरादाबाद। कुछ बकाया था क्या, कुछ सामने आए? भाई ये तो अधिकारी जाना, हम क्या तो जीएसटी और सेल टैक्स। हाँ सर। यूनिवर्सल आर्क एंटरप्राइजेज नाम की एक्सपोर्ट फर्म आजम के बेटे अदीब के ससुर हाजी रिजवान खान की है, जो ब्रास के प्रोडक्ट बनाने और एक्सपोर्ट करने का काम करती है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी के फर्जीवाड़े के मामले में यहां योगी सरकार की वाणिज्य कर विभाग की टीम ने रेड डाली, जिससे हड़कंप मच गया। रेड डालने आई टीम ने मीडिया को तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अदीब के ससुर ने छापे के आजम खान कनेक्शन से इनकार कर दिया। ऐसा तो नहीं है जैसे आजम खान आपके समधी हैं तो उसको लेके कुछ ये आए? नहीं, उससे तो पहले भी रूटीन होता रहता है? हाँ, रूटीन होता रहता है। नॉन पॉलिटिकल लोग हैं भाई, एक्सपोर्टर्स हैं। किसी तरह का कोई ऐसा तो नहीं है कि उसको लेके जो ईडी की अभी 2 दिन पहले छापा? नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है बात उससे। आजम के बड़े बेटे अदीब से अपनी बेटी सिद्रा को ब्याहने वाले रिजवान खान आजम के घर पर हुई छापेमारी से खुद को अलग दिखा रहे हैं, पर क्या हकीकत में भी ऐसा ही है? क्या आजम के बड़े बेटे अदीब खान के टायर शोरूम पर रेड और ठीक उसी वक्त अदीब की खास दोस्त और क्लासमेट रही एकता कौशिक के घर पर 68 घंटे का सर्च ऑपरेशन और फिर 2 दिन बाद अदीब के ससुर की फैक्ट्री पर जीएसटी टीम की छापेमारी महज एक संयोग भर है? या फिर इन तीनों जगहों पर छापे के तार आपस में जुड़े हुए हैं और इन सब का सिरा एक ही शख्स तक आकर जुड़ता है और वो है अदीब। जांच एजेंसियों का पूरा फोकस अब आजम खान के बड़े बेटे अदीब खान पर है। शायद यही बड़ी वजह है कि अदीब की दोस्त एकता कौशिक के ठिकाने पर 68 घंटे तक आईटी की रेड हुई। इतना ही नहीं, उनके ससुर के एक्सपोर्ट फैक्ट्री पर भी जीएसटी की 5 घंटे तक रेड चलती रही। अदीब के जो अपना शोरूम है उस पर भी आईटी की रेड हुई। कहा यह जाता है कि आजम खान जब जेल गए तब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सियासी विरासत को संभाला था, तो अदीब के हिस्से उनका कारोबार और ट्रस्ट का पूरा जो मैनेजमेंट था वो आ गया। अदीब और एकता कौशिक मिलकर पूरा मैनेजमेंट ट्रस्ट का संभालते थे। परिवार के वैसे तो 5 सदस्य जो है वो ट्रस्ट में है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो अदीब के कंधों पर ही थी। आजम जब से जेल गए अदीब ने पूरा कारोबार संभाला। हालांकि खुद भी वो एक टायर की शोरूम चलाता है, लेकिन इसके पीछे ट्रस्ट में उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। ट्रस्ट में जो भी लेन देन हुए उसमें मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंसी थी वो
अदीब खान की ही थी। जो ब्लैक से व्हाइट करने का प्रोसेस था पैसे को, वो अदीब के जरिए ही होता था, ऐसा दावा जो है एजेंसीज कर रही हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जो अदीब है और अदीब से जुड़े लोग हैं उन पर जो है एजेंसीज का फोकस है। शायद यही वजह है क्योंकि उससे भी जुड़े लोगों पर लगातार नजर है। आईटी ने जो रेड्स की है, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, माना जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे राज हैं आजम खान के कारोबार से और ट्रस्ट से जुड़े जो सिर्फ और सिर्फ अदीब खान ही जानता है। क्या अदीब के पास कुछ ऐसा है जिसकी तलाश हो रही है? क्या एकता कौशिक के बाद जांच एजेंसियों की सुई अदीब पर आकर टिक गई है? अदीब को आजम खान का सबसे बड़ा राजदार क्यों बताया जाने लगा? उसे 15 सितंबर की इन तस्वीरों से भी समझ लीजिए, जब आजम खान के घर पर इनकम टैक्स का 60 घंटों का मैराथन सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ और जब आजम घर से बाहर आए उनके साथ बड़ा बेटा अदीब ही नजर आया। आजम का छोटा बेटा अब्दुल्ला कहीं नहीं दिखा। लेकिन खास बात यह कि अदीब उस वक्त भी किसी को इशारों में कुछ समझाने की कोशिश करता दिखा। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या आजम खान के पैसों के लेन देन का कामकाज अदीब ही देखता है? क्या अदीब की दोस्त एकता कौशिक आजम की नहीं उसकी सबसे बड़ी राजदार है? क्या अदीब की वजह से एकता के परिवार की संपत्ति और रसूख दोनों बढ़े? क्या जांच एजेंसियों को अदीब के खिलाफ हेराफेरी के सबूत हाथ लगे हैं? क्या अदीब ने हेराफेरी के पैसों को अपने ससुर के जरिए ठिकाने लगाया? तो क्या अब इनकम टैक्स की रेड और फिर जीएसटी टीम की छापेमारी के बाद आजम खान के सबसे बड़े राजदार के चेहरे से नकाब हटने वाला है? मेरा तो बहुत छोटा सा इस्तारा है। मुर्गी चोर हूँ और चोर नहीं हूँ। चोर मुर्गी का हूँ, बकरी का हूँ, भैंस का हूँ, लेकिन दफाएं डकैती की लगी हैं। और आपको हैरत होगी, एक मुकदमा ऐसा है जब मैं चौथी बार मिनिस्टर था, विजिट सिक्योरिटी में था, मेरी पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर थे, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और 16,900 रुपया उसके गले से लूटा था। एक ऐसे व्यक्ति से आप बात करने आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आजम खान के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड के बाद पहले एकता कौशिक सुर्खियों में थी, अब आजम के बड़े बेटे अदीब का नाम लाइमलाइट पे है। मॉडलिंग का कोर्स करने वाला अदीब मीडिया की हेडलाइंस में अचानक क्यों आ गया, ये तो आपने देखा ही। अब कानून की किताब में दर्ज अदीब के गुनाहों की लिस्ट पर भी नजर डालिए। अदीब आजम खान के खिलाफ अजीम नगर थाने में ही 26 मुकदमे दर्ज हैं। ये मुकदमे किसानों की जमीन पर कब्जा कर उसे जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के आरोप में हैं। अदीब पर फांसी घर की सरकारी जमीन को धोखाधड़ी कर बेचने का भी आरोप है। अब जब आजम खान के बड़े बेटे अदीब का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है तो फिर आजम और उनके परिवार की क्राइम कुंडली भी देख लेते हैं। आजम एंड फैमिली के ऊपर भी 167 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। इनमें से आजम खान के खिलाफ कुल 91 केस, छोटे बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 41 मुकदमे और पत्नी तजीन फातिमा पर कुल 35 मामले दर्ज हैं। यानी छापों से लेकर कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर में इस खानदान में सबसे दुखी सिर्फ आजम ही नहीं, उनके परिवार में शायद ही कोई पुलिस और मुकदमों के जाल से बच पाया हो। आजम खान की पूरी राजनीति जो रामपुर और उसके इर्द गिर्द रही, वो भय की, आतंक की, लोगों को बांटकर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भय उत्पन्न करके राजनीति करने की रही है। उनकी इस राजनीति का पतन हो गया है। रामपुर के लोग अब उनके भय से आजाद हैं। आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला का जलवा तो ऐसा रहा है कि वो महज 24 साल की उम्र में ही जौहर यूनिवर्सिटी के सीईओ बन गए थे, लेकिन विवादित बयानों और कोर्ट कचहरी के मामलों में हमेशा सुर्खियों में रहे। अभी तो आजम खान साहब इस मुल्क के सबसे एस्टैब्लिश्ड सोशलिस्ट लीडरों में एक हैं। और रही बात अब्दुल्ला आजम खान साहब, जो समाजवादी पार्टी के विधायक भी रहे और इस यूनिवर्सिटी में उनकी बड़ी जिम्मेदारी भी है। आप सोचें कि जो सोशलिस्ट नौजवान उसने मतलब 2 साल से ऊपर जेलें काटी हों, तो सारे हुनर तो हम सीख गए हैं कि ये देश कैसे चलाना है, ये उत्तर प्रदेश कैसे चलाना है। तो जिस आजम खान साहब ने और अब्दुल्ला साहब ने उत्तर प्रदेश चलाया हो, तो यूनिवर्सिटी तो छोटी बात है। जो एक राजनीतिक ट्यूटरिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, और ऐसे में जब रामपुर में भी आजम खान के साम्राज्य को धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है, समाप्त ही किया जा रहा है, तब अब्दुल्ला के लिए अपनी जगह बनाना कहीं ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि ना उनके पास मुलायम सिंह यादव जैसी गाइडेंस है और ना अखिलेश जैसा साथ जो उनको आगे बढ़ने में लगातार मदद करता है। 2 पैन कार्ड और गलत उम्र बताने के कारण रामपुर के छोटे आजम की विधायकी चली गई, और जिस जौहर यूनिवर्सिटी
सीईओ थे, उसे बनाने में आजम खानदान पर आसपास के किसानों की जमीनें जबरन हड़पने के आरोप भी लगे। आजम खान ने अपनी सियासी विरासत अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम को सौंपी। उसे 2 बार विधायक भी बनाया, लेकिन सियासत में आते ही वो विवादों में आ गया। 2 बार विधायक बनने के बाद भी उसकी विधायकी चल नहीं पाई। पहली बार 2017 में स्वार सीट से विधायक बना, लेकिन विधायकी चली गई। वजह थी जन्म प्रमाण पत्र में फेरबदल, हेरा फेरी। दूसरा मामला 2022 में दोबारा विधायक बने, लेकिन इस बार सैटेलाइट प्रकरण में 2 साल की सजा हो गई, लिहाजा विधायकी चली गई। कहा जाता है कि अब्दुल्ला आजम की पूरी सियासत जो है उनके पिता के नाम पर है। जो इमारत अब आजम खान ने तैयार की थी, अब्दुल्ला उसी इमारत पर अपनी सियासत कर रहे हैं। हालांकि अब जब वो नींव ही इमारत की दरक रही हो, तो फिर अब्दुल्ला आजम की सियासत का क्या होगा।